ठीक है भाई। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया ना तीनों टेस्ट, 42, 45 और 44 था ना, ट्राई किया है तीनों, ये बाकी रह गया? मतलब डाउट तो भी पूछोगे ना जब ऐसा होगा। मैं कौन सा ओपन करूं पहले? 42। बताओ। तो जिनको जो भी डाउट 42 में है तुम बता सकते हो अगर है तो, और नहीं है तो फिर आगे देखेंगे। मतलब 42, 44 और 45 इन तीनों में जो भी, 42 वाला पहले बताओ। 42 में देखो सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन आंसर की साथ में सॉल्यूशन है, तो हर क्वेश्चन का होगा ऐसे, है ना। तो नेक्स्ट ईयर क्या है ना, ऐसा हर क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे कि जितने भी टेस्ट अपलोड करेंगे उन सारे टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन भी होगा, मतलब नेक्स्ट मॉक टेस्ट। अभी क्या कुछ क्वेश्चन में एरर भी है अभी, तो वो इसलिए है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बना, आंसर की बना है, तो उसमें अभी ये सब क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा तो उसको पता चल जाएगा गलती क्या है, तो वो क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाएगा, आंसर की भी करेक्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन भी ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट मतलब ईयर जो सेशन आएगा तो उसमें जितने भी टेस्ट होंगे, मतलब 100 टेस्ट होंगे कम से कम, ज़्यादा ही होगा अब तो साथ में सॉल्यूशन भी रहेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, तो ऐसे रहेगा हर टेस्ट में। ठीक है ना। तो बताओ जिनको जो भी डाउट्स हैं चैट में लिखो, अगर डाउट है तो, नहीं है तो बताओ क्या करना है। तो आज तो डाउट क्लास ही है। तो अगर आप लोगों ने 42 मॉक टेस्ट दिया है जिन लोगों ने, पहले उसका बताओ, 44 उसके बाद, 45 उसके बाद, या एटलीस्ट थोड़ा वेट कर लेते हैं उन लोगों का जो रेगुलर अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो। क्वेश्चन 2 ऑप्शन डी, क्वेश्चन 9 ऑप्शन डी, है ना। ओके, क्वेश्चन 2 में ऑप्शन डी, इसका क्या इशू है भाई? तो अच्छा ऐसे हाफ में दिखेगा, अच्छा तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि इसमें पहले सॉल्यूशन फिर क्वेश्चन फिर आंसर। अच्छा क्वेश्चन कहाँ गया? सिलेक्ट द इनकरेक्ट, ओके चलो ठीक है। तो ऐसे आप लोगों के पास क्वेश्चन तो है ही ना, अपना ऐप खोल लो, आप लोग फोन में ऐप खोल सकते हो या लैपटॉप में है तो आप, है ना, दूसरा टैब खोल के लॉगिन करके उसमें देख लो। तो आपको क्वेश्चन डाउट है 2 का डी, 9 का डी, अभी 42 ओपन किया मैंने, तो जो लोग 42 अटेम्प्ट किए हैं 42 में, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही तो आपने देख ही लिया होगा, और अगर कुछ सॉल्यूशन में डाउट है, ऑप्शन में डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ये है क्योंकि सॉल्यूशन है ऑलरेडी तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं। तो 2 का डी देखते हैं। ये 2 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, मुझे इनकरेक्ट चुनना है, तो डी ऑप्शन कह रहा है कि समेशन लॉग एन, ठीक। चेक करना भाई आपके आपके जो मतलब टैब या आपका जो भी मतलब उसमें फोन में ऐप में या उस पोर्टल पे सेम लिख रहा हूं ना, मैच करना। तो log n इस पूरे की पावर 6/5 अपॉन, तो चलो सीरीज बाद में लगाते हैं, अपॉन n की पावर 6/5, ये हो गया समेशन n फ्रॉम 2 से इंफिनिटी, ठीक। तो क्वेश्चन है कि इसमें आपको क्या टेस्ट करना ये है कि नहीं। तो क्या लगाओगे बताओ जिन लोगों ने सॉल्व किया है, कौन सा, क्या चाह, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, देखो लगा के, लॉग है तो उससे इजी हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट में आप लोग क्या करते हो कि समेशन n फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी 2 की पावर n, ये और साथ में जहां जहां n है उसको 2 की पावर n लिख दो, तो log 2 की पावर n इस पूरे की पावर 6/5, 2 की पावर n इस पूरे की पावर 6/5, तो ठीक है ना, इसको तो बुला लो। तो देखो यहाँ पे तो क्या होगा,
अच्छा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंपैरिजन से किया है, तो इसको मैं देखता हूँ इसने क्या किया है। पहले मैं अपना तरीका, देखो आप ऐसे करना, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व भी है ना, मैं एडवाइस दे रहा हूँ आगे का भी, जब तुम एमएससी करोगे तब भी, आगे फ्यूचर में गेट नेट आईएसएस या जो भी एग्जाम दोगे, तो अगर कहीं सॉल्यूशन है तो इस लोभ में मत पड़ोगे, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, पहले खुद करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा तुमने जो किया वो बेटर है दैन जो सॉल्यूशन किसी ने किया है, और सॉल्यूशन देखने के बाद हमारा दिमाग ना काम करना बंद कर देता है, मतलब हमें लगता है यही सही है, तो इसी को समझते हैं, और कई बार गलतियां भी होती है उसी को हम समझने लगते हैं, मतलब समहाउ खुद को कन्विंस करने लगते हैं कि वो सही है। तो इसीलिए पहले खुद सॉल्यूशन लिखो, और इसमें सॉल्व भी है स्टिल, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए पहले खुद ट्राई करके देख लो, फिर सॉल्यूशन देखो बाद में, ये है। तो यहां से 2 की पावर n सिंप्लीफाई करो, n बाहर आ जाएगा, n की पावर 6/5, ये n बाहर आएगा 6/5 log 2 इसकी पावर 6/5 अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 की पावर मल्टीप्लाई 6n/5, इसको सिंप्लीफाई करो तो समेशन n बराबर 2 से इंफिनिटी log 2 इस पूरे की पावर 6/5, और ये इसको n की पावर 6/5 अपॉन 6/5 माइनस n, तो 2 की पावर 1/5 मतलब n/5 ये हो जाएगा। चलो तो इसको तो बाहर कर सकते हो, ये कांस्टेंट है, तो यहां से अगर आप चेक करो कि log 2 ठीक है ना, इस पूरे की पावर 6/5 बाहर, समेशन n की पावर 6/5 अपॉन 2 की पावर n/5, n फ्रॉम 2 से इंफिनिटी। बताओ इस सीरीज के बारे में क्या बोल सकते हो, ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी? कुछ इसी फॉर्म में आ गया, तो कोई वो लगा लो क्या, इस पे आप रूट टेस्ट लगा लो इस पे, है ना, तो रूट टेस्ट लगाओगे तो n की पावर ये 1 आ, अच्छा मतलब टेस्ट लिखा तो 1 आ जाएगी, और यहां से कैंसिल करोगे तो n खत्म, 2 की पावर दिस, तो 1/2 क्यूब मतलब 5th रूट ऑफ 2, तो 5th रूट ऑफ 2 जो भी आएगा वो 1 से ज्यादा ही आएगा, तो वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तो लेस देन 1 आएगी मतलब कन्वर्जेंट है। अच्छा तो हमें इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये कन्वर्जेंट है, किसका डाउट था, देखिए क्या कन्विंस्ड है आप, सो दिस इज कन्वर्जेंट बाय, अब इस पे क्या लगाओगे, रूट टेस्ट। हाँ जी आनंद ठीक है, यस सर ठीक है। हाँ तो पहले हमने लगाया कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, उससे रिड्यूस होकर ये आ गया, अब इस पे लगाया हमने रूट टेस्ट और ये कन्वर्जेंट है। चलिए तो नेक्स्ट है 9D, चलिए 9 देखते हैं। सो 9 इज ओके, सो 9 कह रहा है कि 9 का D आपको चाहिए, ओके। Which among the following is always a correct statement? कौन सा इनमें से हमेशा करेक्ट है, ओके। तो पावर डिक्रीजेज व्हेन टाइप 2 एरर इंक्रीजेज, पावर डिक्रीजेज व्हेन टाइप 2 एरर इंक्रीजेज। अच्छा तो मतलब ये क्या बोल रहा है, पावर इंक्रीजेज व्हेन टाइप 2 एरर डिक्रीजेज एंड पावर डिक्रीजेज व्हेन टाइप 2 एरर इंक्रीजेज। तो ये जो लिखा है इस जस्टिफिकेशन से बी और डी दोनों करेक्ट है ना, जो सॉल्यूशन इसमें लिखा है कि पावर इज 1 माइनस टाइप 2 एरर, तो पावर इंक्रीज करेगी टाइप 2 एरर डिक्रीज करेगी, सही बात है। फिर उल्टा भी है, पावर डिक्रीज कराओ तो टाइप 2 एरर इंक्रीज कर जाएगी। हाँ मतलब यहाँ पे है ना, जिन्होंने सॉल्यूशन बनाए हैं उनका कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर पावर और पावर 1 माइनस टाइप 2 है, टाइप 2 और 1 माइनस पावर है, तो जब पावर इंक्रीज टाइप 2 डिक्रीज, तो पावर डिक्रीज टाइप 2 इंक्रीज, तो मतलब बी और डी दोनों करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में, है ना, ये है ठीक है। अंजित श्रीनाथ 5 6 7 इतने सारे डाउट आ गए सॉल्यूशन के बावजूद। 5 में क्या है भाई, सर क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, एक 1 by 1। तो कह रहा है कि
एरिया ऑफ द रीजन आपको दे रखा है y की वैल्यू जो है मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x mod x प्लस 1 है ना, और x माइनस 1 से 1। अच्छा ग्राफ बनाना है तो देखिए पहले तो मतलब चलो y बराबर x mod x प्लस 1, तो आपको अगर इसका डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होगा, देखिए ये होगा जब x पॉजिटिव है तो mod x x हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1, जब x नेगेटिव है सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो है। अब इसका ग्राफ बना लेंगे, जब पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ बनाएंगे, नेगेटिव है तो इसका ग्राफ बनाएंगे। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहता है, एक्स स्क्वायर ग्राफ माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ ये रहता है। अभी हम क्या करें, हमें ऐसे बनाना है, तो जब पॉजिटिव x है इस साइड में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं, एक्स स्क्वायर ऊपर एक 1 यूनिट ऊपर उठा देते हैं, सो ये हो गया, सो ये हो जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखो अगर तुम माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाओगे प्लस 1 करोगे तो ऊपर आ जाएगा, तो नेगेटिव के लिए ग्राफ है, ये ग्राफ इसका चेक कीजिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाता so this is the graph of minus x square plus 1, this is graph of x square plus 1, ये ग्राफ है x square plus 1 का, ये minus x square plus 1 का। अब क्या करना है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव है तब ये वाला लेना है और नेगेटिव है तो ये वाला लेना है, तो यही वाला रहेगा। ठीक है जी, देख लो क्लियर है। तो मतलब पॉजिटिव साइड इसको रखना है तो इसको हटा देंगे, नेगेटिव साइड इसको रखना है तो इसको हटा देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। ओके सर समझ गए। बस ये ग्राफ, तो नेगेटिव साइड ये ग्राफ रहेगा, पॉजिटिव साइड ये ग्राफ रहेगा। चलो हाँ, सो कहाँ गया, 5 6 5 में क्या डाउट है, इसका बहुत सारे डाउट हैं 5 में। अब मैं क्या प्रॉपर सॉल्यूशन लिखूं या बताओगे डाउट क्या है, एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज द डाउट। सॉल्यूशन तो लिखा ही है, व्हाट शुड आई एक्सप्लेन। अब सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा, दिस इज प्रॉब्लम है ना। सो समझ आना चाहिए। चलो पहले छोटे छोटे डाउट देख लेते हैं, फिर हम एक साथ आएंगे उसके डाउट पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसे एक क्वेश्चन करेंगे फिर तो आज 42 का ही सिर्फ होगा। फिर क्वेश्चन 15 फिर 20 के सॉल्यूशन में लीनियरली वाला पार्ट बता दीजिए। क्वेश्चन 10 क्रिटिकल रीजन, ओके। तो क्वेश्चन 10 20 15 रुक जाओ। तो 15 में क्या है, मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे श्रीकांत, आई विल सॉल्व। श्रीनाथ जो भी है, क्या नाम है, श्रीनाथ है ना, श्रीनाथ, ओके। आई विल कम टू दिस क्वेश्चन। तो ये 15 में क्या डाउट है, 15 वाले में सॉल्यूशन। हाँ यहाँ पे हम आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस एंड होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे लेते हैं ना, तो फिर वो आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस अच्छा, ऐसा होता है। इसने ऐसा पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर कर दिया। ओके देखता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेटिंग द रीजन दिस एंड दिस अराउंड x एक्सिस। ओके हाँ, क्योंकि जो बना रहा है ये भी हमारे तुम्हारे जैसे ही कोई एमएससी किए हैं जनरली, यूनिवर्सिटी से, कोई आईआईटी से, वही लोग हैं। तो y बराबर 2x स्क्वायर और y बराबर x क्यूब। तो 2x स्क्वायर मतलब ठीक है ना, x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में क्या होता है, जैसे थोड़ा ग्राफ ऐसा हो जाएगा ना, ये है। और y बराबर x क्यूब। अच्छा पहले तो मुझे इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा दोनों का क्या है। तो 2x स्क्वायर बराबर x क्यूब करेंगे तो 2x 0 and 2 आ गया ना, तो मतलब ठीक से बनाना पड़ेगा मुझे। तो जैसे x को मैं अगर रखता हूं 1/2 तो 1/8 और ये बन जाएगी 1/2, तो ये ज्यादा है 2x स्क्वायर, क्यूब वाला कम है। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, रफली बनाए तो ठीक है। मतलब मैं रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये यहाँ पे 2 है ना, तो अब समझना है कौन सा ये है y बराबर 2x स्क्वायर,
और ये y बराबर एक्स क्यूब नीचे वाला, ठीक है ना, रफली समझना। तो ऐसे एक्स क्यूब इधर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस है ना, सो इन दोनों के बीच के रीजन को, ये वाला रीजन है मेरे पास, और इस रीजन को मुझे रोटेट करना है एक्स एक्सिस के अराउंड। तो एक्स एक्सिस के अराउंड मुझे रोटेट करना है ना। तो हम ये देखते हैं कि इसका वो क्या है ना, रेडियस क्या है। सो वॉल्यूम चाहिए ना, अच्छा वॉल्यूम चाहिए। तो नहीं, यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला केस है। सो अगर आप इसे बनाते हो तो व्हाट इज द रेडियस, तो वैसे अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि R2 माइनस R1 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा, हाँ क्यों होगा R2 माइनस R1, हमें कह रहा है वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम बाई आउटर कर्व माइनस वॉल्यूम बाई इनर कर्व। अगर मैं R2 माइनस R1 कर देता हूं तो प्रॉब्लम है ना। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो वो हम तब करते थे जब ऐसा होता था कि आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे जहां पे ऐसा हो रहा था कि जैसे ये लाइन है और ऐसा कर्व है, तो जैसे इस तरह आपको याद होगा वो कि जब इसको हम रोटेट करते हैं एक्स के अबाउट, तो हम क्या लेते थे रेडियस 1 माइनस एक्स। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ये कांस्टेंट है एंड वेट कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले कर्व को रोटेट कर रहा हूं तो जितनी वॉल्यूम आएगी माइनस द रोटेशन ऑफ दिस कर्व, अगर घटा देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, उससे कुछ और आ जाएगा। तो यहाँ ठीक है। इस केस में क्या होता था कि हम लोग ये देखते थे, दूसरा केस होता था ना, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इनमें से कोई आ रहा है आपने जो फाइंड किया है उसमें? नो सर। अच्छा, तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वो करके रेडियस बनाते थे। और यहाँ पे नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेटिंग द रीजन बाउंडेड बाय दिस। एक मिनट में थोड़ा चेक करता हूँ बुक में ना, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है।
नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस वाले केस में तो ऐसे ही होगा। ये जो y1 है यहाँ पे जो किया है मतलब सही है, आपको ये ध्यान रखना होगा जब दो कर्व के बीच का हो तो ये मान लीजिए y2 है, ये मान लीजिए y1 है, तो क्या होता है रेडियस कितना है, तो पहले वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग दिस कर्व माइनस वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग दिस कर्व, तो इनसाइड है ना, ये चीज है। तो यहां से आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या आएगा यहां से, आप जब पाई y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, तो यही वाला साइज आपको ध्यान रखना है, यही होगा dx और जो भी है 0 से 2 है ना, जैसे उन्होंने कर रखा है, तो ये आ जाएगा, ये करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ तो यहाँ पे यही करना पड़ेगा। So you have to remember this way है ना, f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर है ना, मतलब ये है। तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह गया था, हाँ तो 15 के बाद उसका 10 था, 9 हो गया, 15 20 का क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये बोल रहा है आपसे कि x1 x2 xn IID है, sn आपके पास ये है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन sn किसके इक्वल है। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाँ ठीक है कि ईच xi का इक्वल है, तो n टाइम हो जाएगा, ओके हाँ तो ठीक है, क्या हो गया, अच्छा sn अपॉन sn 1 हो गया, तो हम जानते हैं गिवन sn है ना, तो इसमें क्या देखो ये तो हम जानते हैं ना, x1 अप टू xn अपॉन x1 से xn तक, ये तो 1 है, यहाँ तक ओके है, लेकिन यहाँ पे अपॉन नहीं है, ध्यान गिवन है यहाँ पे, तो ये वाला केस नहीं है हमारे पास, क्या है, तो इस वाले में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां ऐसा होता था कि x1 अपॉन ये sn मान लो, तो ये हो जाएगा 1/n, क्योंकि सबका सेम आएगा n टाइम, तो ये अलग है। हमारे पास क्वेश्चन कुछ और है, तो यहाँ पे ऐसा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन sn, तो sn आपको गिवन है, लेट्स से ये t है फॉर एग्जांपल, sn इज t, तो क्या आएगा ये तो ये कहना चाह रहा है कि जब तुम निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 xn गिवन x1 x2 xn इज इक्वल टू t, बताओ ये किसके इक्वल आएगा, कोई बताओ जिनको समझ आ रहा है, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, अरे ये तो एक्सप्रेशन सिंपल है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x बराबर t, ये किसके इक्वल आता है, कोई बताओ भाई, इतना मुश्किल है क्या ये, एनीवन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस टू, इन दोनों का वैल्यू क्या है, अरे तुक्का भी लगा लो, चलो नहीं पता है तो ET कहां से आएगा, T तो नंबर है, T तो कांस्टेंट है, तो ET कहां से आ जाएगा, हाँ सर T मतलब ये तो फिक्स है ना, ये तो T गिवन है, तो वहां पुट कर दो, जब भी कल ही तो तुम्हें क्वेश्चन पूछे थे वहां हमने वो किया था ना, x प्लस वाई बाई 2 क्या था, y प्लस एक्स बाई 2 गिवन x बराबर 2, तो x को 2 रख दिया था मैंने, जो भी यहाँ गिवन वहां पुट कर दो, ये है तो ये T आएगा। अब इसको ओपन कर लो, x1 गिवन दिस प्लस x2 गिवन दिस प्लस x3 गिवन दिस एंड सो ऑन, तो ये n टाइम आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस xn गिवन t, और ये t के इक्वल है, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन sn इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t अपॉन n, और चूंकि sn गिवन था तो ये कहना चाह रहा है इनमें से किसके इक्वल आएगा ये, तो हालांकि एक्सपेक्टेशन sn जो भी गिवन होगा, जैसे मान लो अब यहाँ पे sn की वैल्यू t है, तो ये किसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, तो ये इसको xn बार लिखने का क्या मतलब है,
IID है, ठीक है, SN ये है, ठीक है, तो x1 गिवन SN किसके इक्वल होगा? हालांकि इस पेपर का लेवल इजी है ना, काफी इजी दिख रहा है मुझे इसका लेवल। तो बताओ वैसे कहना क्या चाह रहा, समझ आ रहा तुम लोगों को? अगर SN गिवन था T के, तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि SN अपॉन N हो गया। तो जो क्वेश्चन बनाया उसके फीलिंग में ये है कि चूंकि SN गिवन है तुम्हें, SN कोई नंबर होगा, तो ये किसके इक्वल आएगा? तो SN की ऑब्जर्व वैल्यू अगर T है तो T अप ये SN अपॉन N है, एक्चुअली SN गिवन है आपको, SN इज गिवन टू यू, तो उस केस में ये x बार की ऑब्जर्व वैल्यू आएगी। दिस इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, ये जो आएगा एक नंबर है, जो अगर फॉर एग्जांपल SN की वैल्यू 100 है और N 10 है एग्जांपल के लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, जो कि x बार के इक्वल आएगा अगर सैंपल पॉइंट्स मुझे गिवन है। तो यही कहना चाह रहा है ये। हाँ जी ईशान, क्लियर है? इनका डाउट था तो नहीं तो पूछो। सर मेरा नहीं था ये। अच्छा किसका था ये? एक मिनट, क्वेश्चन 20 निखिल, इज इट फाइन? मतलब पूछ सकते हो कहां डाउट है। x1 given total plus x2 given total, x3 given total and so on. There are n terms and they are IID. That's why each has same expectation. तो ये n टाइम हो गया। लीनियर का मतलब यही हुआ है ना। यहाँ लिख तो रखा है एक्सप्लेनेशन कि y1 plus y2 given x मतलब y1, इसी का नाम लीनियर बोरा लिनियरिटी बोल दिया ना इसको। क्या अगला है? लीनियर मतलब होता है, देखो कोई फंक्शन लीनियर है मतलब ये है x1 plus x2, अगर फंक्शन लीनियर है सो मीनिंग इज दिस, द मीनिंग ऑफ लीनियर इज दिस वन। यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि लीनियर मतलब दिस। सो ये यहाँ क्या हो रहा था कि e of फॉर एग्जांपल x1 plus x2 given something a y, तो यू कैन सिंपली राइट x1 given y plus e of x2 given y, इस तरीके से, ठीक है? तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या रह गया? 10th एक बार देख लेते, फिर वापस दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं सिद्धार्थ, है तो 10th क्या है? 10th में कि क्रिटिकल रीजन x1 x2 xn रैंडम सैंपल है थीटा थीटा प्लस 1 में, और थीटा इज 0 वर्सेस थीटा मोर देन 0 है। यूज द टेस्ट रिजेक्ट h0 इफ yn मोर देन 1 और y1, तो ये y is क्या है? ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द टेस्ट विल ऑफ साइज अल्फा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द टेस्ट विल ऑफ साइज अल्फा। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है? तुम पढ़े होगा ना थ्योरी तो। x1 x2 xn जो है IID यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 1 है। अब क्रिटिकल रीजन तो दे ही रखा है, तो मतलब क्या पूछना चाह रहे हो तुम? क्रिटिकल रीजन गिवन है ना? उसमें दो क्रिटिकल रीजन दे रखे हैं, या तो दो नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 1 हो जाए, या फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू k हो जाए। अच्छा दोनों मोर देन लगा दिया है, दोनों में मोर देन है। अच्छा तो पूछना क्या चाह रहा है? k कांस्टेंट है, हाँ कोई दिक्कत, दोनों को यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वैल्यू ऑफ k फॉर विच द टेस्ट विल हैव साइज अल्फा। अच्छा वहां उन्होंने क्या किया है? तो अंडर h0 जब मीन 0 है तो थीटा 0 यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, तो यूनिफॉर्म 0 1 हो गया, तो और इसने बस किया y1 मोर देन इक्वल टू k। हाँ तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना। देखो अगर तुमने थीटा को 0 पुट कर दिया तो आपका सैंपल क्या हो गई? x1 x2 xn क्या होगा? यूनिफॉर्म 0 1। और क्या लगता है आपको? तो देखो जो सैंपल का सपोर्ट है वही ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट है, सेम। तो जो आपके पास सैंपल का सपोर्ट है वही ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट होगा। जो सैंपल का सपोर्ट है वही ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट है। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास? तो भाई ये बताओ, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैं, ये दोनों 0 और 1 के बीच में ही होंगे, ठीक है ना? तो क्या लगता है 1 से ज्यादा हो सकता है? तो ये इसका कोई यूज नहीं है, तो ये आ गया। तो अंडर h0 इसको यूज किया है ना? तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रखा ना।
तो ये तो हो नहीं सकता, तो यही होगा। थीटा अगर कुछ और है, मान लो थीटा 2 है, तब ये हो सकता है, तो दोनों यू कंसीडर करते। लेकिन थीटा चूंकि 0 रख दिया तो 0 से 1 सैंपल हो गया, तो ये 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सपोर्ट जो सैंपल का होता है वही ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का होता है। तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या रह गया इसमें, तो बाकी भाई इसके तो बहुत सारे डाउट है, मतलब सॉल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा। हाँ जी श्रीनाथ, यू टेल मी व्हाट इज योर डाउट, 55 क्वेश्चन बताओ। अगर नहीं बताओगे फिर मैं डाउट नहीं बताऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन इज ऑलरेडी देयर। सॉल्यूशन लिखा है, फिर से मैं वही सॉल्यूशन लिखूंगा, क्या मतलब है? यू हैव टू टेल व्हाट इज योर डाउट, ताकि मैं ये बता सकूं डाउट क्या है ना। सॉल्यूशन ऑलरेडी रिटन, तो मैं क्या सॉल्यूशन लिखूंगा, ये सेम लिखा हुआ है ये तो। अब पूछो कि क्या डाउट है, देन आई कैन एक्सप्लेन दैट, है ना। मिस्टेक्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रैंडम सैम वेरिएबल x हैज 40 सर। तो ये सिंपल, इससे डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या मैं सॉल्यूशन लिखा है, अब इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन तो मतलब आई थिंक वेरी लेट अभी हो, आप अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है तो, है ना, जिन लोगों को। यस, यू टेल मी व्हाट इज योर डाउट, आई मीन हैव यू सॉल्व्ड दिस टेस्ट पेपर? हां, इफ यू हैव सर एनएससी वाले में सर आंसर सही देने पर भी शायद रॉन्ग है, इसलिए सर वो पूछ रहा हूँ। ओ ऐसा है क्या? देखो एक बार, ऐसा हो रहा है? हाँ सर, आधा ज्यादा क्वेश्चन काफी सही होते हुए भी गलत हो रहा है। तो उनको इन्फॉर्म करो, ऐसा क्यों, रेंज नहीं डाला क्या इन लोगों ने? अच्छा यहाँ जैसे 0. हाँ सर, कुछ का रेंज में दिया है तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा है, तो इसीलिए लगता है उसको इनकरेक्ट दिखा रहा है। जैसे 1.57 से 1.57, ये क्या है? एग्जैक्ट जरूरी थोड़ी आएगा, ये कौन बनाया, इसमें कैसे कैसे दे रहा है? ये 0 330 332 1 to 1, तो ये तो समझ आता है, ये सब करेक्ट आया हुआ है, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा जहाँ पे इंटीजर्स हैं। बट चेक करो किसके क्या है, देखो जो भी प्रॉब्लम है। नहीं सर, हाँ जहाँ पे 1 to 1 लिखा है ना, हाँ, वहाँ पे 1 लिखे तभी भी इनकरेक्ट दिखा रहा है। एक बार देख के बताओ, तो ये तो गलत है ना, उनको इन्फॉर्म करो, कैसे अपलोड कर रहे हैं वो लोग, ये गलत दिखा रहा है। सर मैंने बोला उनको। अच्छा बताया था आपने, वही तो, जो भी तो कमियां उसको बताओ ताकि वो दूर हो सके ना। जब तक आप इन्फॉर्म नहीं करो उतना कैसे चलेगा हमें कि क्या किसको सॉर्ट करना है, किस प्रॉब्लम को। तो ये है, अगर ऐसा है तो इसमें क्या सारे क्वेश्चन में ऐसे ही किया क्या इन लोगों ने? हो सकता है उसने, अच्छा आपके आंसर 0.18 से 0.18, कोई जरूरी है एग्जैक्ट आएगा? अरे यार इनको कौन सिखाएगा, जैसे इस तरह से ये डालने की जरूरत ही नहीं था, यहाँ डालते 0.705 से 0.80, कुछ गैप तो दो।
ओके देखिए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट आना चाहिए, पोटेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर 0.75 लिखा मान लिया आपने तो 0.75 गलत दिखा रहा है, तो रेंज सेम नंबर के रेंज में नहीं, इनका थोड़ा गैप देने चाहिए कि 0.70 से 0.80 ऐसा देते तो समझ आता, तो फिर उस बीच में आंसर लेता ना, ये चीज है। ओके बताइए नेक्स्ट डाउट। हाँ तो क्या रहेगा 55 में क्या था और 40 में क्या डाउट है, क्या था 40 में? हाँ जी बताओ 40 में क्या डाउट है आपको? लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना आता है नहीं? हाँ सर, मतलब क्या डाउट है इसमें? लाइक्लीहुड फंक्शन तो लिख लिए और फिर वो एमएलडी भी निकाल लिए, फिर उसके सफिशिएंट भी निकाल दिए, हाँ खाली बीच का नंबर ले रहा है ना, तो वो समझ नहीं आ रहा है वो कैसे ले रहा है। अच्छा, तो यहाँ जो बोल रहा है आपसे कि x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है, जिसका पीडीएफ ये है। सो fxi जो हमारे पास है वो है हमारे पास मतलब यूनिफॉर्म है, ये जो xi's हैं वो यूनिफॉर्म है किस पे, माइनस आई टाइम थीटा माइनस 1 से आई टाइम थीटा प्लस 1, माइनस आई टाइम थीटा माइनस 1 टू आई टाइम थीटा प्लस 1, ये तो यूनिफॉर्म है। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 2i थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक हो गया 1/2i थीटा, जहां x की वैल्यू इसमें है, xi की वैल्यू माइनस आई टाइम थीटा माइनस 1 से आई टाइम थीटा प्लस 1, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है इसका प्रोडक्ट हो जाएगा i फ्रॉम 1 to n 1/2i थीटा। अब यहाँ पे आप देखो ये अभी क्या है, इसका क्या मतलब, अगर इसको खोलूं तो मैं क्या समझ आ रहा है आपको, इसका खोलूंगा तो इसका मतलब है कि 1/2 थीटा, ये 1 रखा आई को मैंने पहले, या 2 थीटा आप बाहर कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली 1/2 थीटा की n 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ i फ्रॉम 1 to n, तो ये ऐसा हो गया 1/2 थीटा की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n, लिखा है कि नहीं उन लोगों ने ऐसा नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये n फैक्टोरियल है। ठीक, तो अब ये बताइए ये चीज थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज दिस n फैक्टोरियल हो गया, ये प्रोडक्ट i का मतलब i इंटू 1 2 3 अप टू n, तो यहाँ n फैक्टोरियल है। अब क्या होगा, यहाँ से मुझे थीटा के बारे में सोचना है, तो थीटा के बारे में सोचना है तो आप थीटा के बारे में सोचिए, यहाँ से एक बार ये कंसीडर कीजिए, एक बार ये कंसीडर कीजिए, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस ऑफ आई थीटा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स आई। ठीक, तो आई को उधर भेजिए पहले, सो माइनस ऑफ थीटा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स आई अपॉन आई, ये है, और थीटा माइनस 1 मोर देन इक्वल, अच्छा पहले इसी पे काम कर लीजिए, या तो हमें हालांकि थीटा चाहिए तो आप थीटा माइनस 1, ठीक है, मोर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स आई अपॉन आई, यही है, या माइनस हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। सो हमें थीटा का रेंज पहले डिसाइड करना होगा, व्हाट इज रेंज ऑफ थीटा हियर, उसके बाद आ जाएगा आंसर। तो थीटा क्या होगा, यहाँ थीटा माइनस 1 मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, या तो वैसे नहीं करना, देखो ये भी है, यहाँ से भी कर सकते हो आप कि ये जो माइनस ऑफ थीटा माइनस 1 मोर देन इक्वल, अच्छा लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन इक्वल टू सबसे लेस है तो मिनिमम, तो मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन आई, इसका मतलब हुआ x1 अपॉन 1 कॉमा x2 अपॉन 2 कॉमा x3 अपॉन 3 कॉमा x4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कि सो क्या आएगा यहां से, अब
इसको खोल लो, तो माइनस थीटा प्लस 1, तो उधर जाके आ गया, मान लो चलो यहाँ माइनस थीटा जो आपके, या माइनस भेजना है तो माइनस उधर भेज लो। सो थीटा माइनस 1 मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन आई, ठीक। तो यहाँ से थीटा जो आपके पास आ गया मोर देन इक्वल टू 1 माइनस मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन आई, ओके। तो ये एक तरीके से ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरे तरीके से क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। सो थीटा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन आई। अब दूसरा साइड क्या है, इसका जो दूसरा साइड है वो ये है आपके पास कि आई टाइम थीटा प्लस 1 था मोर देन इक्वल टू एक्स आई, सो थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू एक्स आई अपॉन आई, थीटा 1 प्लस 1 मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स आई अपॉन आई, ठीक। तो यहां से क्या होगा, थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना, ये हो गया मैक्सिमम ऑफ एक्स आई। तो थीटा मान लो इसे निकाल लो 1 थीटा मोर देन इक्वल टू, वहां भी ठीक था ना, वो था तुम्हारे पास। सो ये आ गया मैक्स ऑफ दिस, मैक्स ऑफ एक्स आई अपॉन आई दिस माइनस 1, ओके। तो अब यहां से क्या समझ आया आपको कि थीटा हमारे पास जो है, ये जो थीटा है मोर देन दिस एंड थीटा इज मोर देन दिस, तो क्या आ जाएगा दोनों से, यहां से आपके पास आ जाएगा थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का, कि लाइक 1 माइनस मिनिमम ऑफ एक्स आई अपॉन आई कॉमा मैक्स ऑफ। तुम पहले अपना सॉल्यूशन लिखोगे ना, तुम्हें पता होगा तुम क्या कर रहे हो। अगर उसका सॉल्यूशन देखोगे तो तुम, इसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि उसने किया क्या है, क्यों सोचना उसने किया क्या है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही हाउ टू सॉल्व, यू राइट योर ओन सॉल्यूशन, उसके बाद तुम इसमें देखो। पहले तुम देखो इसने क्या किया, तो इसमें समझने में तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अपना भी तो दिमाग है ना, उसको भी तो यूज करते हैं, ये है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस टू क्वांटिटी। सो एक तो आया था थीटा मोर देन इक्वल टू 1 माइनस दिस मीन ऑफ दिस, एक आ गया मैक्स ऑफ एक्स आई अपॉन आई माइनस 1, ठीक है। सो ये आ गया। अब यहां से देखो, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन आया था हमारे पास, ये क्या था, जो लाइक्लीहुड फंक्शन आया था ये क्या है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बताओ। ये जो 1 अपॉन में 2 थीटा है ना, तो अपॉन में 2 थीटा, इसका क्या मतलब है कि थीटा बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी, तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग है तो दिस इज द एमएलई। पूछा गया, अच्छा सफिशिएंट पूछा है ना, ओके। तो सफिशिएंट इन दोनों का फंक्शन है, तो अब आपको देखना है यहाँ पे सफिशिएंट पूछा है, तो हमारे पास क्या होगा, थीटा बिलोंग्स दिस ना, तो यहाँ हो गया लाइक्लीहुड फंक्शन इज दिस 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 थीटा की पावर n एंड इंडिकेटर फंक्शन ओवर, यहां से आ जाएगा इंडिकेटर फंक्शन ओवर आपके पास ये सेट आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द सेट कि दिस थिंग। अब तुम अगर लाइक्लीहुड फंक्शन से देखोगे, ये दोनों फंक्शन दिस एंड दिस आर, क्या था लाइक्लीहुड, उसमें क्या कह रहा था, ये सेम पूरा इंटरवल आ जाएगा, यही चीज लिख लो यहाँ पे। सो अरे यहाँ पे आ जाएगा ये ना, तो इसको यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, सो दिस थिंग, अब क्या कहता है हमारा फैक्टराइजेशन थ्योरम कि hx, तो वैसा कुछ तो है नहीं, hx1 x2 xn है ना, तो मान लो hx वेक्टर लिख देता हूँ, और g ऑफ थीटा t, तो t क्या लग रहा है इसमें, अलग तो कर नहीं सकते, दिस टू आर सफिशिएंट एस्टिमेटर,
मैक्सिमम ऑफ एक्स आई अपॉन आई, और अच्छा इसने क्या किया है, अलग अलग दिया है, तो मीन ऑफ एक्स आई अपॉन आई और मैक्स ऑफ एक्स आई अपॉन आई बनेगा। तो लिखा क्या है, ओके तो मतलब और ये आपका क्या आ रहा था, आपने सॉल्व किया था, क्या आ रहा था आपका, ये होगा ना, यहाँ पे सफिशिएंट क्या बनेगा, सफिशिएंट एस्टिमेटर का मतलब है, और एक्चुअली माइनस ऑफ मिनिमम क्या होता है, अगर माइनस ऑफ मिनिमम लिखेंगे तो आ जाएगा मैक्स ऑफ माइनस एक्स आई अपॉन दिस। हाँ तो यहाँ पे ठीक, तो मतलब ये एक्चुअली बनेगा जो टी अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ऐसा बनेगा कि मीन ऑफ एक्स आई अपॉन आई, ठीक है ना, और ये मैक्स ऑफ एक्स आई अपॉन आई। अभी तो ये है, और इसको और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, सो दिस इज द, तो ऐसा लिखना पड़ेगा इसको, आई इसके साथ ही होगा, एक्स आई अपॉन आई नॉट अपॉन होल। ये देखो जैसे यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ फिर से थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ ऐसे इस तरह से बनेगा जैसे वो बनाया ना, कि ये दोनों बन जाएगा सफिशिएंट। अब बी ऑप्शन का क्या रोल है, बी कह रहा है कि मैक्स एक्स आई अपॉन आई होगा क्या, ये फंक्शन है, हमें क्या देखना है, सफिशिएंट जो है वो पूरे फैमिली के लिए सफिशिएंट होता है ना, तो यहां से मतलब एक तो ये तो सफिशिएंट होगा ही, और व्हाट अबाउट बी ऑप्शन, अकेला तो नहीं लग रहा सफिशिएंट होगा, सिर्फ सी होना चाहिए ऐसे तो, मतलब बी अकेला तो नहीं होगा ऐसा है ना, ये दोनों एक साथ होगा, जॉइंटली सफिशिएंट है बट अकेला सफिशिएंट नहीं होगा, सो दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम था, मतलब सही है, आपने सही किया होगा। और किसी का कुछ रह गया डिस्कस करने का, इसमें डिस्कस करना हो आपको, यस श्रीना, हाँ जी सर जो इसमें फंक्शन दिया है अगर वो कांस्टेंट होता तो जो हम निकलते हैं मैक्स माइनस मिनिमम मैक्स माइनस 1 पूरा हो जाता है एमएलई ना, नहीं नहीं, एमएलई सिर्फ सिंगल होगा, अगर वो कांस्टेंट होता तो यहां से इंफिनिटी तक यहाँ पे क्या है, ये एक नंबर है एक्चुअली, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास थीटा जो है इन दोनों से ये भी था और ये भी था, सो यहाँ थीटा बिलोंग्स टू, लेट से इसका नाम कुछ रख दो, ये एक ही क्वांटिटी है, ये इंटरवल थोड़ी, थीटा किस इंटरवल में है, मान लो थीटा, मान लो तुम्हारे पास है, अगर मैं बोलूं कि लेट से W टू इंफिनिटी, तो दिस इज योर W, इसको मैं W बोल रहा हूँ, ये है हमारा, तो ये पूरा इंटरवल होता, इसका इंटरवल नहीं आता, ये तो सिंगल क्वांटिटी है, ये एक सिंगल नंबर है, अगर मुझे xi का ऑब्जर्व वैल्यू देता है तो उसे एक सिंगल नंबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी जा रहा है, यहाँ इंटरवल चेंज थोड़ी हो रहा है, सेम ही है, मोर देन इक्वल टू यहाँ है, मोर देन इक्वल टू यहाँ है, तो सेम ही है दोनों ना, इस तरह से। यस सर, हाँ सर क्लियर। Yes, Srinath, if you want to discuss any question, actually I will write solution to only those questions जिसका solution गलत होगा, I don't want to repeat the solution, solution already लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा then you can ask me, then I can explain that, if you expect me to write solution, क्योंकि solution already है, तो जिनका गलत है आप पूछ सकते हो, if you have tried, you feel it's wrong, then I can solve, है ना, it is not normal discussion like earlier classes, उसमें क्या था कि question solution नहीं था, then I have to solve that question, solution is already there, if you think solution is wrong or option is wrong, then we can discuss. Like आपका मैं देख लेता हूँ questions क्या है, so like जैसे 55 है, so 55 I already seen, it is not difficult, 55 में क्या था,
दिस इज 55, जिसमें क्या है ज्योमेट्रिक, ये MGF है, MGF से आप यू जस्ट रिकॉग्नाइज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करके यू फाइंड द PMF एंड बेस्ड ऑन द PMF you find the probability at 4 or 5. That's simple. This is the calculation. If I will solve the same, यही मैं भी करूंगा जो इसने किया है, कुछ नया नहीं करूंगा मैं, ये चीज है. So you have to understand what is done. What is in 15? x1 bar x2 bar are means of the two independent sample of size and from population with variance sigma square. The value of n so that this is this. So then इसका difference का distribution निकालो एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा सकते हैं ना. तो यहाँ फाई की जरूरत पड़ेगी. देखो यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाया है तो यहाँ फाई की जरूरत पड़ेगी. यस, तो फाई इसने यूज किया है तो इसमें फाई इसको देना चाहिए था, है ना, फाई इसको देना चाहिए था. जैसे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्या ही करना है इसमें. क्वेश्चन नंबर 60. व्हाट इज रॉन्ग विद द 60? x1 x2 x9 be the random sample from Poisson lambda. Let the observed value of this is given, 3 are given. Likelihood ratio test used to cost hypothesis 1 versus more than 1, then p value equals. So a simple question, p value क्या होता है? Test statistics more than its observed value. Critical decision देख लो क्या है and just वही find करना है. Test statistics more than observed value under h naught. तो हो गया. This is the solution. So I don't know what should I explain in this. 26. The solution already there. X be a gamma 4 comma lambda. Then find the minimum value of lambda that the minimum EY find the minimum value of lambda that minimizes EY. अच्छा, तो पहले EY निकाल लो and then minimize that function. तो y is this, तो find EY. EY is a function of lambda, then minimize that expectation. ये solution is there. This is the solution. और कौन सा है 26 के बाद? 21. रुको 21 क्या है इसका कि xi's be independent uniform 0 1 random variables, then probability function of y product of xi I from 1 to n is given by. ठीक है, तो y बराबर प्रोडक्ट ऑफ xi I from 1 to n given by what. ठीक है, तो xi यूनिफॉर्म 0 1 है और क्या प्रोबेबिलिटी होगा प्रोडक्ट xi है ना is given by. तो क्या करना है, जस्ट यू टेक द, मतलब पूछ रहा है कि पीडीएफ क्या होगा, व्हाट इज पीडीएफ ऑफ वाई, टेक लॉग एंड देन, है ना, वही पूछ रहा ना आपसे. सीडीएफ अप्रोच लगाया इसने. जस्ट सिंपलीफाई द कैलकुलेशन इज देयर, यू राइट योर ओन सॉल्यूशन. 7th क्या है? X be a random variable defined such that this and this, what is sigma square? So okay, it's fine. इसको खोल दो, यहाँ से Ex आ जाएगा, Ex square आ जाएगा. There are two equation. Find Ex and Ex square from these two. कर तो रखा होगा, ये equation है. I don't know what is the doubt. You have to work. If you are doubt, solution समझ नहीं आ रहा, then you are not at good level of preparation till now. Simple. क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा ना. हाँ, जिनको भी सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन करेक्ट है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मस्ट फील इट्स इजी क्वेश्चन. अभी तक एग्जाम आ गया, 10 दिन एग्जाम में बचे हैं. इफ यू स्टिल आर फेसिंग दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन यू आर नॉट एट गुड लेवल. 5 बट स्टिल यू कैन क्वालिफाई. इट इज नॉट दैट, है ना, क्वालिफाई नहीं कर सकते. दिस इज नॉट डिफिकल्ट एग्जाम. जिसका प्रिपरेशन बहुत खराब भी है, स्टिल यू कैन स्कोर 20-25 मार्क्स. और 20 मार्क्स तुम ले आओगे, तुम्हारे रैंक 150 के आसपास होंगे. और एज पर लास्ट ईयर डेटा, है ना, 172 रैंक लास्ट ईयर 21 मार्क्स पे था. तो मतलब अगर 20 से 25 के बीच तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो तुम्हारे रैंक 150 से 200 होगा. ठीक है, जब जो अभी चल रहा है ट्रेंड एग्जाम का. सो एक कमजोर बच्चा 20 नंबर ला सकता है ना, अगर आप 100 में से 20 लाने हैं
सो एटलीस्ट इजी क्वेश्चंस भी आप कर दोगे तो 20-25 नंबर आ जाएंगे, अनलेस है ना एग्जाम में पैनिक ना करो आप। अगर आप ट्राई करो 100 मार्क्स ना, 100 मार्क्स 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, 100 में सिर्फ आपको मतलब जो बच्चा जैसे कैटेगरी के स्टूडेंट है जो SC ST है तो उनको क्या करना है, जस्ट क्वालिफाई करना है आपको, क्योंकि मतलब मैं बस बता रहा हूँ होपलेस अगर हो तो कि जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि SC ST में 300-400 रैंक का मतलब है तुम्हारे 12-15 नंबर आ गए तुम्हारे रैंक अराउंड 200-250 होंगे, और 200-250 रैंक पे तुम्हें एडमिशन IIT में मिलेगा जो कैटेगरी वाले लोग हैं, चाहे SC ST कैटेगरी के लोग हैं। ये चीजें हैं, जनरल वालों का दिक्कत है क्योंकि उनको अंडर 40 अंडर 50 आना पड़ेगा IIT के लिए। ओके, ओबीसी में 200 रैंक तक होप है तुम्हारा, है ना, 3 IIT है 1 NIT है, ये चीज। और 200 रैंक का मतलब 15 से 20 मार्क्स, है ना, ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं तो 15 से 20 नंबर ले आओगे तो भी एडमिशन के चांसेस हैं IITs में ओबीसी कैटेगरी के लोगों को। सो जनरल का NITs में कितना प्रेफरेंस? हाँ ना, NITs में भी आई थिंक 70-80 तक ही जाता है। 81 रैंक था पिछले साल, झा थी, नाम भूल गया मैं, 80 रैंक था उसका, कौन सी झा है, तो सी गॉट यार 80 ना, तो उसको NIT त्रिची, हालांकि उसको तिरुपति मिल गया था, अनुश्री झा, हाँ, सो अनुश्री पिछले साल थी, उसके 80 रैंक थे एंड सी ज्वाइंड NIT त्रिची, ठीक है ना, MSc कंप्यूटर साइंस। हालांकि उसको बॉम्बे कानपुर नहीं मिला था, उसको IIT तिरुपति मिला था जहाँ पे MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, सो उसने उसको छोड़ के NIT त्रिची ज्वाइन करना बेटर समझा, ये है, क्योंकि NIT त्रिची में बेटर प्लेसमेंट है इवन देन बॉम्बे एंड कानपुर, ठीक है ना, प्लेसमेंट उसका डेटा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यू वर्क ऑन दैट, जिनको देखो जरूरी नहीं कि इफ यू है ना, मतलब आपने प्रिपरेशन अभी जिन लोगों ने शुरू किया है, इट इज नॉट लाइक चाहे मेरे यहाँ कोचिंग ज्वाइन किया हो कहीं भी, ये डिपेंड नहीं करता तुम किस टीचर से पढ़ रहे हो, डिपेंड मतलब थोड़ा बहुत उससे फर्क पड़ता है, ताकि अगर टीचर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आते तो क्या बताएगा आपको, ये चीजें हैं, तो वहां टीचर का रोल है। लेकिन इफ यू डोंट वर्क हार्ड देन कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता, है ना, उसके लिए टीचर हेल्प कर रहा है आपको आपकी प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन आपको ही करनी है, टीचर नहीं करेगा, ये है। हाँ जी बताइए। हाँ मधु, हाँ सो 34 34 कह रहा है कि XY जो है 3x3 मैट्रिक्स, हाँ इसमें से C और D ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हुआ? ये वाला तो समझ आ गया, तो सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि अगर आप D नहीं। x इंटू वाई का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 0 आ जाएगा, है ना, अगर आप x इंटू वाई का रैंक डिटर्मिनेंट निकालोगे 0 आ जाएगा। एंड तो इसका क्या मतलब है, और XY 3x3 है तो डिटर्मिनेंट x इंटू डिटर्मिनेंट इज 0, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। अब बताओ x का रैंक 2 है, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है x का रैंक यहाँ कोई एक 0 हो गया तो भी काम हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन क्यों गलत है कि हो सकता है x का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, y का 0 हो, तो पहला गलत है, मतलब जरूरी नहीं है ना रैंक 2 ही होगा, रैंक 1 भी हो सकता है, रैंक 3 भी हो सकता है एक का, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इन्वर्टिबल, ये ओके है, क्योंकि कम से कम एक तो या तो x इन्वर्टिबल नहीं है, तो यहां से x इज नॉन इन्वर्टिबल और y इज नॉन इन्वर्टिबल, ये होगा, कोई एक इन्वर्टिबल नहीं है, x कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, x कैन बी इन्वर्टिबल, हो सकता है ना कि डिटर्मिनेंट ना हो एंड मॉड y 0, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, इसी में तो आता है, कोई एक 0 होना है, जरूरी थोड़ी दोनों 0 होना है, एंड थोड़ी यहाँ पे, सो ये ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, x कैन बी इन्वर्टिबल, y इन्वर्टिबल नहीं होगा तो x कैन बी इन्वर्टिबल, है ना, d क्या हो रहा है, x एंड y बोथ कैन नॉट बी इन्वर्टिबल। तो मतलब ये कहना चाह रहा है दोनों एक साथ इन्वर्टिबल हो सकता है क्या, कैन वी से कि x एंड y बोथ आर इन्वर्टिबल? हाँ जी मधु बताइए, क्या दोनों इन्वर्टिबल हो सकता है यहाँ पे एक साथ? नहीं, तो यही तो लिखा है डी ऑप्शन में कि दोनों इन्वर्टिबल नहीं हो सकता है, कोई एक हो सकता है।
बताइए अभी क्या क्या कंफ्यूजन है, बताइए फिर से देखो एक बार। सो ये लास्ट प्रॉब्लम में हमको लगा बारी बारी सबने डिफिकल्ट है समझ आने। नहीं नहीं समझ आया, अभी कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, क्या बोल रहे हैं दोबारा बोलिए। सर वही सी और डी वाले में कंफ्यूजन है सर। हम इस कॉन्सेप्ट से कर रहे थे, आप जैसे बताए थे ए बी इक्वल टू आर होता है तो बी और ए एक दूसरे का इन्वर्टिबल होता है, तो यहाँ पे वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही थी, तो इसके हिसाब से हमको। अरे तो हम ये भी तो बताए थे, तुम सिर्फ एक क्यों याद, ये भी तो बताए थे कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ x अगर 0 है, इफ एंड ओनली इफ x इज नॉट इन्वर्टिबल, या दूसरा इसी को इक्विवेलेंटली लिखोगे तो डिटर्मिनेंट x इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ x इज इन्वर्टिबल। ये भी तो है, बताओ। यहां प्रोडक्ट आई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिटर्मिनेंट के थ्रू सोचना है, डिटर्मिनेंट के थ्रू सोचना है ना, प्रोडक्ट का कोई यहाँ इशू नहीं, मतलब आई का कोई इशू नहीं है, हमें वो करना ही नहीं, हमें तो डिटर्मिनेंट सोचना है। यहाँ तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्या कंफ्यूजन है कि दो नंबर है, उसका प्रोडक्ट 0 है, तो प्रोडक्ट अगर डी कह रहा है कि क्या दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वही कह रहा है कि दोनों का डिटर्मिनेंट एक साथ नॉन जीरो नहीं हो सकता, डी ये कह रहा है। सी कह रहा है कि x कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, कह रहा है कि x का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। जो सी कह रहा है कि x का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, जरूरी थोड़ी है 0 नहीं होगा, 0 हो भी सकता है, आइदर दिस इज 0। आपको देखो वन एग्जांपल इज इनफ टू से नो फॉल्स, तो जब कोई ऑप्शन आप सोच रहे हो तो कई बार बच्चा क्या ना एग्जांपल मिल जाता है टिक कर, हाँ सही है सही है। आपको सोचना है कि एक एग्जांपल सपोर्ट करने से ट्रू नहीं हो जाएगा, इवन करोड़ों एग्जांपल किसी ऑप्शन को सपोर्ट कर दिया तब भी वो ट्रू नहीं हो जाएगा, तब भी एक ऐसा मुझे मिल गया जो उसको अपोज कर रहा है तो फॉल्स है। तो एग्जाम यहाँ पे सिंपल है कि और की केस है, प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x का डिटर्मिनेंट 0 या y का डिटर्मिनेंट 0। अगर x का डिटर्मिनेंट 0 तो x इज नॉट इन्वर्टिबल, y का डिटर्मिनेंट 0 y इज नॉट इन्वर्टिबल। कोई एक 0 है, हो सकता है ये नॉन जीरो ये 0, ये भी एक केस है, हो सकता है ये नॉन जीरो ये 0, ये भी एक केस है, हो सकता है दोनों 0, दोनों का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता उसमें। हो सकता है ना, बोलो बोलो। हो सकता है, तो डी वाला ऑप्शन नहीं समझ में आया। जी डी कह रहा है कि बोथ कैन नॉट बी इन्वर्टिबल। अच्छा मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, बोथ x एंड y आर इन्वर्टिबल, ये ट्रू है कि फॉल्स है? इस केस में अरे भाई जिनका डाउट और होता तो ट्रू होता। क्या बोल रहा है, बोथ कैन नॉट बी इन्वर्टिबल। तो ऐसे देखो, अब ये मेन इंग्लिश का इशू है एक्चुअली, जिसने क्वेश्चन बनाया वो ये कहना चाह रहा है कि ये फॉल्स है, ठीक है ना, दोनों इन्वर्टिबल नहीं हो सकता एक साथ, कोई एक ही इन्वर्टिबल होगा। तो x एंड y बोथ कैन नॉट बी इन्वर्टिबल। चलो थोड़ा फिर से मैं इसको ट्राई करता हूं, कहना क्या चाह रहा है ना, तो मैथमेटिकली ब्रेक करता हूं, देखो कि x एंड y बोथ कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, दोनों एक साथ इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, यही कह रहा है ना ये। तो ट्रू है या फॉल्स है? ओ एक मिनट, क्या होगा, x एंड y बोथ कैन नॉट बी इन्वर्टिबल, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बोथ कैन नॉट बी इन्वर्टिबल ना, दोनों इन्वर्टिबल नहीं हो सकते, x एंड y बोथ कैन नॉट बी इन्वर्टिबल। इसका क्या मतलब है कि x इज नॉन इन्वर्टिबल, y इज नॉट इन्वर्टिबल।
तो 1 कैन बी इन्वर्टिबल ना, ये बोल रहा है दोनों इन्वर्टिबल नहीं होगा, लेकिन एक इन्वर्टिबल हो सकता है ना। बताओ भाई जिनको कंफ्यूजन है, ये कह रहा है दोनों इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो ये गलत कह रहा है ना, दोनों इन्वर्टिबल नहीं होगा। हो सकता है एक इन्वर्टिबल हो एक ना हो, ऐसा हो सकता है ना कि एक इन्वर्टिबल हो, हाँ तो क्या दिक्कत है, एक इन्वर्टिबल तो हो ही सकता है, तो जरूर थोड़ी दोनों इन्वर्टिबल नहीं होगा, एक इन्वर्टिबल है एक नहीं है, और है ना बीच में, तो ये भी तो केस हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इन्वर्टिबल एंड y इज नॉट इन्वर्टिबल, ये एक केस है। दूसरा केस हो सकता है कि x इज नॉट इन्वर्टिबल एंड y इज इन्वर्टिबल, ये भी एक केस है। तो ये वाला केस जब होगा तो इसको गलत कर देगा वो, ये कह रहा है दोनों इन्वर्टिबल नहीं होगा, बट जरूरी थोड़ी दोनों इन्वर्टिबल नहीं होगा, कोई एक इन्वर्टिबल तो हो ही सकता है कि x इन्वर्टिबल है y इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ और का सिस्टम है, तो यहाँ और है ना, तो मतलब कोई एक जीरो होगा। अरे एग्जांपल बना लो ना, सिंपल लो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, चलो अभी मान लो ये, और y तुम्हारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो तो यहाँ से डिटर्मिनेंट x निकाल रहे हो 1 आ रहा है, ये 0 1 0 आइडेंटिटी बनाया हूँ, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, x डिटर्मिनेंट 1 है, और यहाँ से y का डिटर्मिनेंट जो है आपके पास, y का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। अब बताओ यहाँ से x इंटू वाई का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट x इंटू डिटर्मिनेंट y जो कि 0 है। अब मुझे ये बताओ, इसने कहा कि x y दो मैट्रिक्स है, अभी मैं ये एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं जैसे ही, तो x इंटू वाई का डिटर्मिनेंट 0 है, वो यहां भी हो रहा है, तो क्या ये गारंटी दे रहा है कि x एंड y दोनों इन्वर्टिबल नहीं होगा? क्या यहाँ पे x एंड y बोथ आर नॉट इन्वर्टिबल? बताओ x इन्वर्टिबल है कि नहीं है? अरे जिनका डाउट है वो तो बताओ, x इन्वर्टिबल है कि नहीं है? हाँ तो बोलो ना, तो समझ आएगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, x इन्वर्टिबल है ना, तो क्या कंफ्यूजन है? ये कह रहा है दोनों इन्वर्टिबल नहीं है, तो गलत कह रहा है ना, ये एक तो इन्वर्टिबल है ही मेरे पास। यस सर, जो y मैट्रिक्स लिखे हैं हाँ 1 2 3 4, और इसको 4 क्रॉस 4 में 16 तक लिखेंगे, फिर भी उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। उसका पता नहीं मुझे, इसका याद है, उसका देखना पड़ेगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, उसका निकाल के देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर कि चेक करना पड़ेगा 0 आएगा, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा निकाल के, डायरेक्ट याद नहीं है, इसका 0 आएगा ये पता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो ग्राफ है ना, वो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मॉड एक्स वाला साइन इनवर्स का तो जा रहा है वो मॉड। अरे ये 3 फंक्शन अलग अलग है, तो मॉड एक्स का आता है ड्रॉ करना, इसको ब्रेक करो ना। बहुत सारे लोगों को मैथ्स में डाउट है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सर मैथ छोड़ दिए, अरे मैथ क्यों छोड़ रहे हो तुम, ट्राई करो ना, एटलीस्ट पीवाईक्यू तो कर लो। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो मैथ तुम छोड़ के जा रहे हो, दुनिया तो नहीं छोड़ के जा रही है, तो ये चीज है, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है ना, कंपटीशन है ना ये, तो रैंकिंग उसी बेसिस पे होगा कि एग्जाम में कौन बच्चा कितने मार्क्स लाएंगे। इसको ब्रेक करो, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका -1 है, तो एक केस हो जाएगा लेस देन -1, एक हो जाएगा -1 से 0, एक हो जाएगा 0 से 1, एक हो जाएगा 1 से इंफिनिटी। करो ब्रेक इसको। तो ग्राफ क्या होता है, ऐसे डायरेक्टली याद भी कर सकते हो तुम, ग्राफ ऐसा बनेगा, हाँ देख लो, फिर भी तुम्हें ग्राफ नहीं बनाना तो इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करोगे ना तो यहाँ से फंक्शन से x लेस देन -1 है, सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो सारी नेगेटिव हो जाएगी, -x माइनस ऑफ x -1 माइनस ऑफ x + 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -3x, और यहाँ माइनस बाहर है तो +1 हो जाएगा, माइनस बाहर तो -1 खत्म। -1 से 0 में है, तो -1 से 0 में है, तो क्या होगा कि जब ये -1 से 0 में है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, -1 से 0 में क्या आएगा, तो एक वैल्यू जो है, इंक्लूड होगा इसमें, हाँ इसमें 0 इंक्लूड होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड करो हटा दो, क्या दिक्कत है, मतलब बीच का ले लो, तुम 0 के बारे में मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम यहाँ भी इंक्लूड कर दो सेम आंसर देगा वो, तुम हर जगह इंक्लूड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दो जगह इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच का नंबर लो, जैसे मान लो मैं
-1 और 0 के बीच का नंबर लेता हूँ, देखो नंबर लाइन बना लो ना। ये सब क्लास 11 12 की चीजें हैं। इस बार एक्चुअली मैं बैच जो स्टार्ट कर रहा हूँ अभी 15 में, पहले मैं 11 12 पढ़ाऊंगा ठीक से, क्योंकि ये सब चीजें क्लास 11 12 वाली हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है फंक्शन का, है ना, बहुत सारे लोगों को डाउट इसमें रहता है। तो कि इसमें क्या है हमारे पास 3x, इस तरह देख लो, ग्राफ बनाओ, सीधा ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा देखो, इसको ब्रेक करो, तो इसमें ब्रेक करोगे तो ये वाली वैल्यू जो है ना -1 से बड़ी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएगी। तो -x + 1 और ये प्लस रहेगा, तो एक x कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा x और +1 ये +2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 0 से 1 में 0 से 1 लोगे तो पॉजिटिव है ना, तो बस ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दोनों नेगेटिव, अच्छा ये 1 है ना, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा। कौन कौन सा वाला नेगेटिव आएगा, लेस देन है ना, माइनस दोनों, ये पहला और लास्ट वाला नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। इसको ऑर्डर में लिखना चाहिए मुझे, तो ऑर्डर में लिखूंगा तो क्या होगा, mod x + 1 + mod x + mod x - 1। देखो तो जब वैल्यू 0 से 1 मतलब हाफ लोगे तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दो बार ये दोनों प्लस में आएंगे, ये माइनस में आएंगे, तो यहाँ 2x हो जाएगा, एक -x, तो यहाँ x और +2 रहेगा फिर से, तो ये x + 2 ही है, चेक कर लो। अच्छा पहले माइनस होता है ना यहाँ पे, दो बार, माइनस है। हाँ क्योंकि 2 बार माइनस आया होगा, है ना। और इस तरह से ब्रेक करो, इसको ग्राफ बनाओ, फिर क्या बनेगा, x > 1, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो 3x ये हो जाएगा, चेक कर लो। ग्राफ कैसा बनेगा जी इसका, देखो तो इसने बनाए हैं, अच्छा इसने वैसा, सो यहां से ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे तुम्हें कुछ ज्यादा समझ ना आया ना तो एक टेबल बना लो, x y इसको ट्रेस कर लो, है ना, मेनली चेंज ग्राफ इसी पॉइंट पे होगा। तो वैसे देखो जब x है यहाँ पे तुम अलग ट्रेस कर लो, -1 0 1 ये है, तो 1 से ज्यादा में 3x है, तो x को 1 रखेंगे, वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, तो ये है, तो यहाँ से 1 रखने पे वैल्यू 3 हो जाएगी ना, और 3 के बाद 3x क्लास कैसा होता है, x ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अलग इस बीच में ही चाहिए ना आपको, कहाँ तक चाहिए, द ग्राफ ऑफ दिस क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन, अच्छा डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और x जब 0 से 1 में तो वैल्यू क्या रहेगी, 0 पे 2 और 1 पे 3, तो 0 पे 2 और 1 पे 3, तो ये हो जाएगा, ये आगे की तरफ जा रहा है ना। फिर ऐसे ही जब x -x + 2 है तो 0 पे 2 और -1 पे 3, तो ये ग्राफ है, मतलब रफली बना रहा हूं मैं, 3 के आगे, और ये तुम्हारा फिर चेक कर लो, ये आगे की तरफ जाएगा, मतलब ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा ये ग्राफ है इसका, देखो चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन बाकी लोग। तो ठीक है जी, यही बनाया इसने, बना तो रखा है, देखो यहाँ पे कि दिस फिर दिस, तो उसको ब्रेक करके देख लो, फिर उसके हिसाब से मैं पहला क्वेश्चन जो था ना x mod x वाला भी तो ऐसे ही किया मैंने कि x पॉजिटिव है तो x², नेगेटिव है तो -x², तो राइट साइड में x² बनाए और लेफ्ट साइड -x² बनाए, उस तरह से, ठीक है। यस, एनी मोर कंफ्यूजन इन 42 टेस्ट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके अभी आते हैं 43, देख लो 40 कौन सा 44 था ना, 44